नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड रोडवेज के बस के बेड़े में होगा बड़ा विस्तार। 100 बसों के बाद अब 250 नई बसों की खरीद को भी मंजूरी। निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। 200 बसें मैदानी रूट पर दौड़ेंगी, 50 बसें प्रवर्तीय क्षेत्रों में भी चलेंगी। तो नई बसें यात्रियों को देंगी सुरक्षित और आरामदायक यात्रा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बड़ा निर्णय भी लिया गया है और ऐसे में नई बसें यात्रियों को देंगे सुरक्षित और आरामदायक यात्रा। उत्तराखंड रोडवेज के बस बेड़े में भी ये शामिल होंगी और 100 बसों के बाद अब 250 नई बसें खरीदी जा सकेंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। 50 बसें पर्वतीय क्षेत्रों में दौड़ेंगी, जबकि नई बसों का संचालन यह भी बताया जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में भी किया जाएगा। और ऐसे में 250 नई बसों को खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है। निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर यह मोहर भी लग गई है। 200 बसें मैदानी रूटों पर दौड़ेंगी। तो बसों का विस्तार भी किया जा रहा है। ऐसे में बसें ज़्यादा लगाई जाएंगी। निगम की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। जहां जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं परिवहन विभाग की? देखिए विशाल, उत्तराखंड परिवहन निगम की अगर हम बात करें तो करीब नई 250 बसों को अब मंजूरी मिल चुकी है और अब नई 250 बसों का बेड़ा जो है वो शामिल होने जा रहा है। इससे पहले 100 बसों के बेड़े को शामिल किया गया था, जिससे जो है ये कहा गया था कि पर्वतीय इलाकों में जो है इन बसों का संचालन होगा, जिससे वहाँ की जो बसों की कमी थी वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ नई बसों से के मिलने के चलते जो है वहाँ का जो सफ़र है वो आरामदायक हो जाएगा। अब इसी बेड़े में चलते जो है अब निगम बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें 250 नई बसों की खरीद के लिए मंजूरी मिल गई है और अब ये 250 बसें जो है वो नई खरीदी जाएंगी, जिनमें से 200 जो बसें हैं वो मैदानी इलाकों में चलाई जाएंगी और जो 50 बसें हैं वो पर्वतीय इलाकों में रहेंगी। और ये जो बसें लाई जा रही हैं, ये बसों के देखा जाए तो आरामदायक सफ़र के लिए बहुत किफ़ायती होंगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में देखा जाए या पर्वतीय इलाकों में देखा जाए वहाँ पर बसों की कमी है और इसके चलते जो है अन्य राज्यों की बसों के जो बसें हैं उनसे अधिकांश लोग सफ़र करते नज़र आते हैं। तो जिस तरह से ये बसों के नई बसें आएंगी, उसके बाद इनका संचालन शुरू होगा, बेड़े में शामिल हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड की बसों से जो है लोग सफ़र करते हुए भी नजर आएंगे और उससे जो है राजस्व का जो है फ़ायदा भी राज्य सरकार को होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते ये मंजूरी मिली है और निश्चित तौर पर जल्द ही ये जो बसें हैं, ये 250 बसें शामिल हो जाएंगी। 200 बसें जो है मैदानी इलाकों में के जो इलाके हैं उनमें दौड़ती हुई नजर आएंगी और 50 पर्वतीय इलाकों में दौड़ते आएंगे। इससे पहले 100 बसें जो लाई गई थी उनमें से जो है अधिकांश बसों को जो है पर्वतीय इलाकों में रखा गया था कि वो वहाँ पर दौड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर आरामदायक सफ़र के लिए लोगों के लिए ये नई बसों के का जो खरीद है ये जल्दी की जाएगी और उसके बाद जो है दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी लेकिन योगेश, कई रूटों पर देखा जाता है कि डग्गा मार बसें भी संचालित की जा रही हैं और ऐसे में इन डग्गा मार वाहनों से कब निजात मिलेगी, क्या इस पर भी कोई फैसला लिया गया है निगम की बैठक में? देखिए बिल्कुल, परिवहन निगम की बैठक में जिस तरह से नई बसों के लिए खरीद की जा रही है, तो ये इसका उद्देश्य यही है कि पर्वतीय इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देखने को मिलता है कि डग्गा मार वाहन जो है बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। अधिकांश संख्या उन्हीं की नज़र आती है और लोग उनमें बैठते हुए भी उनको डर लगता है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए जो है निगम ने फैसला लिया है कि ये नई बसें हैं इनको इस बेड़े में शामिल किया जाए और इसमें 50 बसें जो है उन्हीं इलाकों में रखी जाएगी जहाँ पर अधिकांश डग्गा मार वाहन देखने को मिलते हैं, ताकि वहाँ की जो बसों की जो संचालन है वो पूरी तरह से हो सके, लोग आरामदायक सफ़र कर सकें, बिना डर के सफ़र कर सकें। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष बसों के हादसे भी देखने को मिले थे और निश्चित तौर पर उसके बाद ही ये कहा गया था कि नई बसों को जो है खरीदेगा परिवहन निगम। और अब ये फैसले लिए जा रहे हैं कि पहले 100 बसों के बेड़े को शामिल किया गया, उसके बाद अब 250 बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो यात्रियों को मिलता हुआ भी नजर आएगा। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर करूँ करेंगे, उत्तराखंड में रोजगार का बड़ा मौका। समूह के 57 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी। यूके SSSC ने जारी किया विज्ञापन। अलग अलग विभागों में भरे जाएंगे खाली पड़े पद। तो आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 30 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा ऑनलाइन आवेदन। पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया का आश्वासन भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
यूके ट्रिपल एससी ने एग्ज़ाम की घोषणा भी कर दी है और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर हरबरपुर से बाड़ावाला तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटाने का अभियान भी दूसरे दिन भी जारी रहा। जलालिया से शुरू हुई कार्रवाई में ब्राइट एंजल स्कूल तक कुल 15 अतिक्रमण ढाए गए। बता दें कि मंगलवार से चल रही इस कार्रवाई में अब तक कुल 30 अतिक्रमणों को नेशनल हाईवे से विभाग के द्वारा हटाया गया है। हमने अंबाड़ी से शुरू किया था और जीवनगढ़ तक हमने वो कर दिया है। उसमें से कुछ लोग हैं जिनके टीन सेट थोड़ा सा बाहर है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो कल सुबह तक हटा देंगे, तो उनको छोड़ करके बाकी हमने सारे हटा दिए। जो बोर्ड अवैध रूप से लगे हुए थे वो बोर्ड हटा दिए हैं और नाले से नाले तक हम सफाई करते हुए आ रहे हैं, पूरा अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे हैं। इसी दिन कितनी कार्रवाई? कल हमने 15 से 16 अतिक्रमण हटाए थे और आज भी लगभग इतने ही हटा दिए हैं हम। और कल भी फिर से आएंगे और कल भी हम कार्रवाइयाँ लगातार जारी रखेंगे। 507 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। 2 दिनों में लगभग 30 अतिक्रमण इस दौरान हटाए भी गए हैं और जो दुकानदार थे उन्होंने खुद भी अपने टीन शेड हटाए। साथ ही अतिक्रमण ढांचे तोड़ते हुए भी दुकानदार खुद दिखाई दिए। तो 507 हाईवे पर बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिली है। इस दौरान लगभग 30 अतिक्रमण अभी तक हटा भी दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई भी लगातार जारी है। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह से ये कार्रवाई अब देखी भी जा रही है, की जा रही है? जी विशाल जी, ये NH 507 पर ये 3 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है, हरवटपुर से ये यमुना पुल तक जी। तो कल भी जो कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस प्रशासन तो मौजूद नहीं था, लेकिन आज भी जो कार्रवाई होनी है उसमें अब बाजार की तरफ कार्रवाई होने जा रही है अतिक्रमण के विरुद्ध, तो शायद यहाँ पे विरोध भी देखने को मिल सकता है। जी, अभी तक लगभग कितने अतिक्रमणकारी लोगों पर यह कार्रवाई की गई है? कितने ढांचे अब तक तोड़ दिए गए हैं लगभग? ये लगभग इन 3 दिनों में 30 से अधिक जो स्ट्रक्चर थे उसको NH विभाग के द्वारा गिराए गए और बाकी जो मार्केट की तरफ है अभी काफी जो फुटपाथ वगैरह है उस वहां तक ये कार्रवाई चल रही है, फुटपाथ से फुटपाथ तक। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भाजपुर स्थित सहारा हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे काशीपुर रेफर भी कर दिया गया, जहां से फिर डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के लिए रेफर किया है। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की मांग भी की है। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की भी मांग की है। मेरे बड़े भैया हैं राजपाल सिंह, वो कल 10 बजे सरकारी अस्पताल अपने घर वाले को अल्ट्रासाउंड के लिए लाए थे। आशा संघ में आई थी रात में, सुबह 10 बजे। तो उसके बाद उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो मैडम ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने लिख दिया था सुशाला तिवाड़ी के लिए हल्द्वानी। और उसके बाद में मैं उन्होंने कहा था आशा ने कि इन्हें वहाँ मत लेके जाओ, यहीं पिकोर के यहाँ भर्ती कर दो। आशा ने कहा? हाँ जी, पिकोर के यहाँ भर्ती करा। जैसे भर्ती करा ना, किसी ने बताया था, मतलब किसी ने कि वहाँ किसी कोई अस्पताल है अपना सिवाय, वहाँ ले जाओ, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक बार दिखा लेना वहाँ पर। तो फिर वहाँ से निकाल कर हम वहाँ बड़े भैया हमारे वहाँ सिवाय में ले गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे हम। उन्होंने अपने पास रखा, कम से कम 2 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर। हाँ, दोपहर में 2 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक रखा था। शाम को 7 बजे तक उन्होंने जोर लगवाया, जो भी दवाई लगाई, क्या करा, पता नहीं क्या करा। उन्होंने खूब घुमाया बैठाया, उन्होंने पूरा जोर लगाया था अपना। उसके बाद में फिर उन्होंने कह दिया था हमारे बस की नहीं है, यहाँ से ले जाओ। तो भाजपुर में सहारा अस्पताल पर फिर आरोप लगे हैं और डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत का यह मामला भी सामने आया है। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई थी और लापरवाही से नवजात की ये मौत का मामला भी है।
जहां पर पुलिस जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है और आशा की कार्यशैली पर भी इस दौरान सवाल उठ रहे हैं। और संवाददाता गुलबेज खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलबेज, क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस तरह का ये मामला था और क्या अभी तक जांच पड़ताल की गई इस मामले में? जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला था कल एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सरकारी हॉस्पिटल में परिजन लेकर पहुंचे थे जी। और वहां पर जाने के बाद जो बाजपुर का उप जिला चिकित्सालय है वहां अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद महिला को जब डॉक्टर ने देखा तो उसको एडवाइस किया कि आप इसको जो है मतलब रेफर कर दिया कि आप हल्द्वानी ले जाइए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। और सुशीला तिवारी ना ले जाकर के आशा ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर एक परम धर्म नर्सिंग होम में वहां दिखा लीजिए। तो आशा उनको वहां लेकर के पहुंची। वहां पर फिर उसको रेफर किया गया शिवाय नर्सिंग होम के लिए जी। शिवाय नर्सिंग होम में लगातार उसको समथिंग 7-8 घंटे रखा गया। क्या मेडिसिन लगाई गई, क्या किया गया, कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद वहां से रेफर किया गया। फिर वो सरकारी सहारा हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे और फिर उसको सिजेरियन हुआ, उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जो नवजात शिशु था उसकी मृत्यु हो गई और परिजनों ने आरोप लगाया कि लापरवाही की वजह से ये मृत्यु हुई। और साफ तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इसमें देखा जाए, अगर बाजपुर का जो उप जिला चिकित्सालय है, अगर बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय में अगर सर्जन वहां पर मौजूद होता या विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो नियुक्ति होती, क्योंकि पहले भी हमारे चैनल ने इसको बड़ी प्रमुखता के साथ केवीडी हमने चलाई थी कब बदलेगी तस्वीर में जी। और ये दिखाया था कि यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। अगर यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति होती, विशेषज्ञ डॉक्टर होते तो परिजनों को शायद बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये जो बाजपुर का उप जिला चिकित्सालय है ये एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। यहाँ पर सिर्फ पेशेंटों को रेफर किया जाता है जिसकी वजह से आए दिन मौतें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मौत का मामला पहला नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हैं बाजपुर में देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मौतें होती हैं, हॉस्पिटल को सील भी किया जाता है, लेकिन वो फिर सील क्यों खोल दी जाती है? जी तो ठीक है सबसे बड़ा गुलबेज, सवाल जो है बहुत वो शुक्रिया स्वास्थ्य विभाग आपका की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन से अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राम उजागर बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। न्यायालय के इस फैसले से राज्य के तमाम विभागों के कर्मचारियों को राहत मिली है जिनके वेतन से सालों पहले हुए कथित अधिक भुगतान की वसूली की जा रही थी। मामले का मूल विवाद कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और उन्हें मिले वित्तीय लाभों से संबंधित था। लेखा परीक्षा दल की आपत्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी ने यह मानते हुए कर्मचारियों से ज्यादा भुगतान की वसूली का आदेश दिया था कि उन्हें वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के कारण अतिरिक्त वेतन का लाभ मिला है। मामला था कोर्ट की पेपर। उत्तराखंड वन विकास निगम में कार्यरत और सेवानिवृत्त कुछ स्किलर और श्रमों के कर्मचारियों का एक मामला माननीय न्यायालय के सामने आया था। प्रकरण ये था कि ये लोग 1980 से 90 के बीच दैनिक श्रमिक के रूप में सेवारत हुए थे। कुछ लोगों को विनिवेदन का लाभ 1986 में दे दिया था, 90 में मिला था और शेष लोगों को 2002 में विनियमित किया था। बाद में प्रबंध निदेशक ने एक आदेश पारित किया कि इनकी विनियमितीकरण की तिथि 1991 मान ली जाएगी और तृतीय एसीपी का लाभ दे दिया था। फरवरी 2019 में अचानक इनको जो एसीपी का लाभ दिया था उसे वापस ले लिया और इन लोगों से लगभग 10 से 12 लाख की रिकवरी प्रस्तावित कर दी थी। हमने इस मामले को माननीय न्यायालय के सामने उजागर किया था। 12 फरवरी 2025 को इस केस में सफलता मिली थी और ये सारी याचिकाएं स्वीकार हो गई थी और माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप उनको एसीबी का लाभ भी आपको देना होगा और इनसे कोई किसी तरह से आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग उस समय न्यायालय के सामने नहीं आ पाए थे। उन्होंने फिर बाद में याचिकाएं योजित की थी जिसको 26 नवंबर को एक एकल पीठ ने पुनः उस पर सुनवाई हुई और सारी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है पूर्व में दिए निर्णय के आधार पर। और ये कह दिया गया है कि आप इनसे किसी तरह से की वसूली नहीं कर सकते हैं और ना इनका एसीपी आप कम कर सकते हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई अन्य गांवों में अवैध खनन से आई दरारों के मामले में जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान एक याचिका में कहा गया कि खनन करने से उनके ग्राम के मकानों में दरारें आ गई हैं और मकान ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से वो घरों में नहीं रह पा रहे हैं। शिकायत करने पर सरकार ने उनकी रहने की व्यवस्था दूसरी जगह कर दी थी। मामले में कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि जिस खनन इकाइयों की ओर से खनन करने से मकानों में दरार आई है, उन्हीं खनन इकाइयों से इसकी भरपाई भी कराई जाए और हाई कोर्ट से इस पर जवाब पेश करने को भी कहा गया है। क्या कुछ मामला था कोर्ट ने कहा? सोपस्टोन माइनिंग का मैटर था, जिसमें एक कंप्लेंट एक याचिका में थी कि पिथौरागढ़ में एक गांव में माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से कुछ घरों में भारी तबाही हो गई थी और घरों में लोग रह नहीं पा रहे थे क्योंकि वो क्रैक्स की वजह से पूरे डिमोलिश हो चुके हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत उनको दिए हैं। तो कोर्ट का सजेशन ये था कि जब नुकसान माइनर के एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है तो उनके घर की बनाकर भरपाई भी माइनिंग करने वाले व्यक्ति से ही कराई जाए। तो कोर्ट ने इस संबंध में शपथ पत्र मांगा है राज्य सरकार से। रुड़की स्थित कलियर थाना क्षेत्र में स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बताया गया है कि 15 से 20 दबंग युवक जबरन स्कूल के गेट खुलवाकर कक्षाओं में घुसे और छात्रों पर हमला कर दिया। इस दौरान कई बच्चों के घायल होने की भी जानकारी मिली। पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो कल मामला हुआ था वो तो कल ही निमट गया था। आज सुबह स्कूल में सचिन 15-20 लोग लेके आया और हम ऊपर बैठे थे। वहां से हमें बुला के नीचे वहां पे मारपीट हुई हमारे साथ, हमें वहां पे बचा गया बहुत बुरी तरह से। और मैं 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गया और ऐसे ही ना मेरा कुछ कसूर था। और फिर जो लड़के थे जिसने बजाया मैं भाग गए। एक का नाम कार्तिक था, एक का बंसी, एक रिंकू और एक का नाम शिवा था, एक का कार्तिक। और थे जो उनका नाम नहीं पता, उन्हें और शक्ल से ही पहचानते हैं बस। दरियापुर के रहने वाले ग्राम सभी नाम है। कल वहाँ स्कूल में झगड़ा हुआ था, वहाँ हमने छुटा दिए थे उन्हें। तो आज सुबह ही हमें ऊपर से बुलाए गए बात बहुत पूछने के लिए। बस अत्याचार कुछ पूछा गया नहीं, सीधा हमारे पे हाथापाई करेगी, हमारे पे जाया उन्हें। फिर बजाने के बाद मैं वहां से चलते जिन्होंने बजाया 2 जने, मैं गांव में भी रुके। फिर भी मिले नहीं वहां। हकीमपुर के थे सैनिक अंदर आ जाती थी। नाम उनका एक कार्तिक था, एक बंसी था, एक शिवा था, एक कृष्णा था, एक रिंकू था। और उनके साथ में उनके पिता पुता के मोहल्ले के थे। बहुत जने और थे, 10-20 जने और थे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून में। डोईवाला में हादसा, भानियावाला में ट्रैक्टर और बस की टक्कर। हादसे में बस चालक की भी गई जान, कई घायलों को भी भेजा गया है अस्पताल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि देहरादून के डोईवाला में बड़ा हादसा देखने को मिला है। भानियावाला में ट्रैक्टर और बस की टक्कर देखी गई है। हादसे में बस चालक की मौत भी हो गई और कई लोग इस दौरान घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा हुआ है और घायलों को इस दौरान अस्पताल में पहुंचाया गया। जांच पड़ताल इस दौरान की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि अनियंत्रित बस ट्रैक्टर ट्रॉली में आकर घुस गई, जिस दौरान ये बड़ा हादसा भी हो गया। देवभूमि उत्तराखंड हर साल आपदा का दर्द झेलता है, लेकिन साल 2025 में राज्य के कई जिलों में आई आपदा ने प्रदेश की जनता, सरकार के साथ देश भर की जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। धराली के ऊपर हिस्से में बादल फटने के बाद आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अनुमान के मुताबिक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आज भी कई लोगों के शव मलबे में दबे हुए हैं, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई आपदा पर आज भी राजनीति जारी है। बीजेपी सरकार के दर्जाधारी मंत्री अजय कोठियाल के बयान के बाद
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो 4 दिसंबर को उत्तरकाशी के धराली जाएंगे और वहां जाकर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार के साथ ही राज्यपाल को सौंपेंगे। आज मैं उत्तराखंड प्रदेश से, हमारे प्रदेश से बाहर हूं, लेकिन परसों 4 तारीख को हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम धराली जाएंगे। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास जो भी वहाँ की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की मांग के अनुरूप सरकार वहाँ पर राहत के काम करे, जो लोगों को नुकसान हुआ है उनको राहत पहुँचाए, पुनर्निर्माण के कार्य कैसे होने चाहिए थे उन पर ध्यान दे। ये बहुत गंभीर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि कर्नल अजय कोठियाल ने राहत कार्यों की असलियत उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि कर्नल कोठियाल के अनुभव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और उनका ये कहना कि मलबे के नीचे करीब 150 लोगों के शव दबे हैं और उनके ऊपर मिट्टी डालकर सड़क खोद दी गई है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अमानवीय अपराध है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शुरुआत में ही कई सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। गणेश गोदियाल का कहना है कि वो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति जानने के बाद रिपोर्ट सरकार और राज्यपाल को सौंपेंगे। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। उनका ये बात कहना कि वहां पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है, एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। 4 महीने बाद भी वहां के हालात खराब हैं। इस वीडियो में अजय कोठियाल धराली आपदा पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं, मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहाँ पड़ी हुई है, मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोट करने की वो कर रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है, ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।